नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पर बात करने वाले हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। और हाँ, इसके 2015 के जो संशोधन हैं उन पर भी। खास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून हमारे देश के बच्चों को मतलब कानूनी प्रक्रिया के दौरान किस तरह की सुरक्षा देता है। हमारे पास जो जानकारी है वो इस कानून के कई पहलुओं, इसके पीछे के जो मूल विचार हैं और कुछ अहम अदालती मामलों का भी विश्लेषण करती है। तो आज हमारा मकसद ये जानना है कि ये कानून बच्चों को गिरफ्तारी के डर से, सजा की कठोरता से और समाज में जो एक लांछन लग जाता है, स्टिग्मा, उससे कैसे बचाता है, और ये भी कि उनके सुधार और समाज में वापसी मतलब पुनर्वास पर इतना जोर क्यों देता है। तो चलिए एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो हमारे स्रोतों में भी बार बार आता है। क्या ये सच है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बच्चों को गिरफ्तारी, सजा या कलंक से पूरी तरह बचाता है? अगर हाँ, तो कैसे? तरीका क्या है इसका? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही जगह चोट करता है। इस कानून के दिल तक जाता है, समझिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, जिसे 2015 में काफी बदला गया, ये बच्चों से जुड़े हर मामले के लिए एक खास कानून है, चाहे वो मामला किसी अपराध से जुड़ा हो या फिर बच्चे के बचाव, उसकी देखभाल या उसके पुनर्वास से। इसका दायरा वाकई बहुत बड़ा है और इसकी सबसे अहम बात है इसका नजरिया। ये कानून बच्चे को एक अपराधी की तरह नहीं देखता, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखता है जिसे मदद की, सुरक्षा की और सही दिशा दिखाने की जरूरत है। कानून की हर प्रक्रिया में बच्चे की इज्जत मतलब गरिमा और उसके सुधरने की जो संभावना है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। सजा देना पहला मकसद नहीं है, सुधारना है। हाँ, सुधारना पहला मकसद है। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। मैंने सुना है कि इस कानून की बुनियाद कुछ खास सिद्धांतों पर टिकी है। धारा 3 में इनका जिक्र है शायद। जी बिल्कुल, धारा 3 में। इनमें से कुछ तो काफी जाने पहचाने लगते हैं, जैसे निर्दोषता की धारणा, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, और बच्चे का सर्वोत्तम हित, बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल। क्या आप बता सकती हैं कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं, मतलब जमीन पर? बिल्कुल, देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये पूरे सिस्टम को एक तरह से रास्ता दिखाते हैं। जैसे आपने कहा, निर्दोषता की धारणा, इसे ही लें। इसका सीधा मतलब है कि 18 साल तक के हर बच्चे को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत न मिल जाएं। और ये सोच ही अपने आप में बच्चे पर वो अपराधी का ठप्पा लगने से रोकती है, सुधार की गुंजाइश बनाती है। और बच्चे का सर्वोत्तम हित, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है रोजमर्रा की प्रक्रिया में? बच्चे का सर्वोत्तम हित तो समझिए एक सुनहरी कसौटी है, गोल्डन रूल। चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो या बाल कल्याण समिति हो या कोई और संस्था, उन्हें हर फैसला लेते समय सबसे पहले ये सोचना होता है कि इससे बच्चे का सबसे ज्यादा भला कैसे होगा। इसमें बच्चे की पढ़ाई, उसकी सेहत, सुरक्षा, परिवार से उसका जुड़ाव, सब कुछ ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाता है। अच्छा। और इसी से जुड़ा एक और अहम सिद्धांत है गरिमा और मूल्य, डिग्निटी एंड वर्थ। ये कहता है कि हर बच्चे की इज्जत करनी होगी, उसे सम्मान देना होगा, चाहे उस पर कितना भी गंभीर आरोप क्यों न लगा हो। उसे किसी भी तरह की डांट फटकार, अपमान या बुरे बर्ताव से बचाना ये कानून की जिम्मेदारी है। ये पक्का करता है कि पूरी प्रक्रिया मानवीय बनी रहे, अमानवीय ना हो। ये तो बहुत जरूरी बात है। अक्सर कानूनी प्रक्रियाओं में इंसानियत कहीं पीछे छूट जाती है। क्या और भी ऐसे सिद्धांत हैं जो बच्चों को खास सुरक्षा देते हैं? हाँ, है ना। एक और बहुत जरूरी है गोपनीयता, प्राइवेसी। इसका मतलब है कि पूरी कानूनी कार्रवाई के दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाएगी। पूरी तरह से? पहचान गुप्त मतलब उसका नाम, पता, स्कूल का नाम या कोई भी ऐसी जानकारी जिससे उसकी पहचान पता चल सके, वो मीडिया में या कहीं भी सार्वजनिक तौर पर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी गोपनीय रखे जाते हैं। अच्छा। इसकी एक खास बात ये लगती है कि गोपनीयता सिर्फ पहचान छुपाना नहीं है, ये शायद समाज को भी एक संदेश देता है कि बच्चे की एक गलती उसकी पूरी जिंदगी पर हावी ना हो जाए, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये उसे भविष्य बनाने का एक कानूनी हक देने जैसा है। और यहीं से जुड़ता है नई शुरुआत का सिद्धांत, फ्रेश स्टार्ट।
कानून ये चाहता है कि बच्चे पर उसकी पिछली गलती का बोझ हमेशा ना रहे, जिंदगी भर ना ढोए वो। इसीलिए कुछ समय बाद उसके रिकॉर्ड्स को नष्ट करने का भी प्रावधान है, ताकि वो बिना किसी दाग के, बिना किसी स्टिग्मा के अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। रिकॉर्ड नष्ट करने का भी? हाँ, ये तो बड़ी बात है। जा सकता है, जिसका मतलब है कि छोटे-मोटे मामलों में बच्चे को औपचारिक कोर्ट की कार्रवाई से हटाकर उसे परामर्श, काउंसलिंग या सामुदायिक सेवा जैसे सुधारात्मक रास्तों पर मोड़ दिया जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाया जाए। ये नई शुरुआत और डाइवर्जन वाली बात वाकई उम्मीद जगाती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिद्धांत सिर्फ कागजों पर ही अच्छे लगते हैं या इन्हें लागू करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था भी है? नहीं, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इन सिद्धांतों को हकीकत बनाने के लिए ही तो खास संस्थाएं और कानूनी उपाय बनाए गए हैं। जैसे आपने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जेजेबी का नाम सुना होगा। हाँ, सुना है। स्रोत में जेजेबी को बाल सुलभ या चाइल्ड फ्रेंडली बताया गया है। ऐसा क्या है इनमें जो इन्हें बच्चों के लिए बेहतर बनाता है? और ये जो ऑब्जर्वेशन होम्स या स्पेशल होम्स होते हैं, ये जेल से कैसे अलग हैं? देखिए, जेजेबी की बनावट ही उसे बाल सुलभ बनाती है। इसमें सिर्फ जज या मैजिस्ट्रेट नहीं होते। अच्छा, कौन होता है फिर? उनके साथ कम से कम 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, और उनमें से एक महिला होना जरूरी है। ये पूरी टीम मिलकर बच्चे के मामले को देखती है, सिर्फ कानून के नजरिए से नहीं देखती, बल्कि बच्चे की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देखती है। एक होलिस्टिक व्यू लेती है। वहाँ का माहौल भी कम डराने वाला रखा जाता है। वकीलों और पुलिस को भी यूनिफॉर्म में आने की अक्सर मनाही होती है। ये तो फर्क है। हाँ, और ऑब्जर्वेशन होम्स या स्पेशल होम्स ये तो जेल बिल्कुल भी नहीं है। जेल का मकसद क्या होता है? सजा देना, कैद रखना। इन होम्स का मकसद है बच्चों की देखभाल करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, कोई हुनर सिखाना और ज़रूरत हो तो मनोवैज्ञानिक मदद देना। यहाँ उन्हें समाज में वापस एक जिम्मेदार नागरिक बनकर लौटने के लिए तैयार किया जाता है। ये सुधार गृह हैं, कारागार नहीं। तो ये संस्थाएं एक तरह से सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का तरीका है। ठीक है। ठीक है। इनके अलावा क्या कानून में कोई और सीधी सुरक्षा भी दी गई है बच्चों को, कानूनी तौर पर? हाँ, कई महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा उपाय हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जमानत यानी बेल को नियम माना गया है। बच्चे को हिरासत में रखना एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। मतलब बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। हाँ, बच्चों के मामले में तो बिल्कुल यही सिद्धांत है। जब तक बहुत जरूरी ना हो, बच्चे को हिरासत में नहीं रखा जाएगा, और अगर बच्चे को पकड़ा भी जाता है तो उसे पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाता। कहाँ रखते हैं फिर? उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। और जैसा हमने पहले बात की, पूरी प्रक्रिया में बच्चे की पहचान गुप्त रखना अनिवार्य है। कोई भी मीडिया रिपोर्ट बच्चे की पहचान जाहिर नहीं कर सकती, इस पर सख्त पाबंदी है। और सजा के बारे में? हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। किसी भी बच्चे को, चाहे उसने कितना भी गंभीर अपराध क्यों ना किया हो, मौत की सजा या ऐसी उम्र कैद जिसमें माफी की कोई गुंजाइश ही ना हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट रिमिशन, वो नहीं दी जा सकती। नेवर। कभी नहीं। कभी नहीं। कानून में साफ मनाही है। और जिन संस्थाओं में बच्चों को रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन होम्स, स्पेशल होम्स, चिल्ड्रंस होम्स, उनके लिए बहुत सख्त नियम कानून है। वहाँ बच्चों की सुरक्षा, सेहत, पढ़ाई, खाने पीने, मनोरंजन, सबका पूरा ध्यान रखना अनिवार्य है। और इन जगहों का नियमित निरीक्षण भी होता है, ताकि पता चले कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। ये सब सुनकर लगता है कि कानून ने वाकई बच्चों को बचाने की काफी गहरी कोशिश की है। इसी संदर्भ में हमारे स्रोत में बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ केस का भी जिक्र आया था। ये मामला क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, बचपन बचाओ आंदोलन वाला केस, अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये केस बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा। इसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से ये बात कही कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के बचाव, सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास के लिए कानून में जितने भी उपाय दिए गए हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करें। इम्प्लीमेंटेशन पर जोर था। अच्छा, कोर्ट ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया? हाँ, पूरी तरह से। कोर्ट ने खास तौर पर लापता बच्चों को ढूंढने, बाल तस्करी रोकने, बाल मजदूरी खत्म करने और बच्चों के लिए बने होम्स की हालत सुधारने के लिए कड़े निर्देश दिए थे। कोर्ट ने मॉनिटरिंग समितियों की भूमिका पर भी जोर दिया।
तो ये केस दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका भी बच्चों के अधिकारों को लेकर कितनी सजग है और सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराती रहती है। ये सिद्धांतों और संस्थागत कर्तव्यों को आप कह सकती हैं हकीकत में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम था। ये जानना वाकई महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रही है। अच्छा, स्रोत में यह भी बताया गया था कि कानून दो तरह के बच्चों की बात करता है। एक कानून के साथ संघर्ष में बच्चे यानी चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और दूसरे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे यानी चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इन दोनों में क्या फर्क है और ये फर्क करना क्यों जरूरी है? हाँ, ये फर्क बहुत बुनियादी है और बहुत ज़रूरी भी है। कानून के साथ संघर्ष में बच्चे यानी CCL, ये वो बच्चे हैं जिन पर कोई अपराध करने का आरोप है, अक्यूज्ड है। इनके मामले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी JJB देखता है और यहाँ ध्यान बच्चे के कथित अपराध की जांच और उसके सुधार और पुनर्वास पर होता है। ठीक है, और दूसरे वाले CNCP? हाँ, दूसरी तरफ है देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे यानी CNCP। ये वो बच्चे हैं जो किसी अपराध के शिकार हुए हैं, विक्टिम है या फिर बहुत मुश्किल हालात में है, जैसे सड़क पर रहने वाले बच्चे, अनाथ या घर से भागे हुए बच्चे, बाल मजदूर, भीख मांगने वाले बच्चे या वो बच्चे जिनका शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण हुआ हो। इन्हें सजा या सुधार की जरूरत नहीं है, इन्हें मदद, देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है। इनके मामले बाल कल्याण समितियां यानी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज देखती हैं। ओह, तो इनके लिए अलग बॉडी है, CWC। जी हाँ, और CWC का काम पूरी तरह से बच्चे के कल्याण पर केंद्रित होता है, उनका संरक्षण, उनकी देखभाल। तो ये वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन ये पक्का करता है कि हर बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से सही मदद मिले। एक को सुधारात्मक न्याय प्रक्रिया और दूसरे को देखभाल और संरक्षण। ये वाकई बहुत अहम है। अब जरा अपराधों की बात करते हैं। मैंने पढ़ा कि कानून अपराधों को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटता है, छोटे, गंभीर और जघन्य, है ना? हाँ, बिल्कुल। 2015 के संशोधन के बाद अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, छोटे अपराध, पेटी ऑफेंसेस। इनमें वो अपराध आते हैं जिनमें अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरा, गंभीर अपराध, सीरियस ऑफेंसेस। इनमें वो अपराध हैं जिनमें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। और तीसरा, जघन्य अपराध, हेनस ऑफेंसेस। इनमें वो अपराध आते हैं जिनमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा या उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान हो। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा, बच्चों को ये सजाएं नहीं दी जा सकती। ठीक है, और इसमें यह भी था कि 16 से 18 साल के बच्चों के लिए अगर वो जघन्य अपराध में शामिल हों तो कुछ खास नियम हैं। हाँ, ये 2015 के संशोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर 16 से 18 साल की उम्र का कोई बच्चा किसी जघन्य अपराध मतलब हेनस ऑफेंस में शामिल पाया जाता है तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है। JJB सबसे पहले एक प्रारंभिक मूल्यांकन करता है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट कहते हैं इसे। प्रारंभिक मूल्यांकन, उसमें क्या देखते हैं? उसमें ये देखा जाता है कि क्या बच्चे के पास उस अपराध को करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता थी, क्या वो उस अपराध के परिणामों को, उसके नतीजों को समझता था, और किन परिस्थितियों में वो अपराध किया गया, ये सब देखा जाता है। तो क्या इस मूल्यांकन के बाद उन्हें वयस्कों की तरह सजा दी जा सकती है? एडल्ट ट्रायल हो सकता है? नहीं, सीधे तौर पर वयस्कों की तरह नहीं। प्रक्रिया थोड़ी अलग है। अगर JJB को मूल्यांकन के बाद लगता है कि मामला वाकई बहुत गंभीर है और उस पर वयस्कों के लिए बने कानून के तहत विचार होना चाहिए, तो वो केस को चिल्ड्रंस कोर्ट में भेज सकता है। चिल्ड्रंस कोर्ट, ये भी कोई खास कोर्ट है? हाँ, ये भी एक विशेष अदालत होती है, सामान्य वयस्क अदालत नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये चिल्ड्रंस कोर्ट भी उस बच्चे को मौत की सजा या बिना माफी की संभावना वाली उम्र कैद नहीं दे सकती। सजा की अधिकतम सीमा कानून में तय है और सुधार और पुनर्वास पर जोर फिर भी बना रहता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है, अपराध की गंभीरता को स्वीकार करना लेकिन बच्चे के भविष्य को पूरी तरह खत्म ना कर देना। समझ गया। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम इन सभी सुरक्षा उपायों को एक साथ रख के देखें, निर्दोषता की सोच, गरिमा का सम्मान, पहचान की गोपनीयता, नई शुरुआत का मौका,
ये विशेष बोर्ड और होम्स, जमानत को प्राथमिकता, पुनर्वास पर इतना जोर, तो इस कानून का असली मकसद क्या नजर आता है? इसका असली और सबसे बड़ा मकसद है बचपन को बचाना। बच्चों को अपराध की दुनिया से निकालकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाना। उन्हें उनकी गलतियों के लिए हमेशा के लिए गुनहगार मानने के बजाय उन्हें सुधरने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका देना। कानून ये मानता है कि बच्चे नाजुक होते हैं, वो भटक सकते हैं, लेकिन समाज और कानून का काम उन्हें सजा देकर खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें संभालकर सही रास्ते पर लाना है। जैसा कि स्रोत भी बताते हैं और हमने चर्चा भी की, ये कानून पूरी तरह से बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंट्रिक। इसका नजरिया सुधारात्मक है, रिफॉर्मेटिव, और ये गरिमा के साथ न्याय देने की बात करता है, डिग्निफाइड जस्टिस। ये सिर्फ अपराध और सजा का कानून नहीं है, ये बच्चे की पूरी जिंदगी, उसके हालात, उसकी जरूरतों को समझने वाला कानून है। और जैसा हमने बचपन बचाओ आंदोलन केस में देखा, न्यायपालिका भी लगातार इस बात पर नजर रखती है कि ये सुरक्षा उपाय सिर्फ किताबों में न रहें, बल्कि हकीकत में बच्चों तक पहुंचे। हाँ, चाहे वो होम्स की बेहतर सुविधाएं हों या नशा मुक्ति कार्यक्रम हो, या फिर बच्चों की सुरक्षा के लिए बने नियम कायदे हों, उनका सही से पालन हो। निश्चित रूप से ये कानून एक उम्मीद जगाता है, एक दूसरे मौके का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर बच्चा कीमती है और मुश्किल में फंसे बच्चों की मदद करना शायद हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आज हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चों को मिलने वाली सुरक्षा की परतों को खोलने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ये कानून अपने सिद्धांतों, अपनी संस्थाओं और अपनी प्रक्रियाओं के जरिए बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य को महफूज रखने का एक मजबूत ढांचा तैयार करता है। ये वाकई बचपन को बचाने, कलंक से बचाने और समाज में सम्मान के साथ वापसी का रास्ता दिखाने वाला एक जरूरी विधान है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है। हाँ, बताइए। हमने कानून की दी हुई सुरक्षाओं पर तो बात की, जो निस्संदेह बेहद जरूरी हैं। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस कानून के जो पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के लक्ष्य हैं, उन्हें असलियत में पाने के लिए सिर्फ कानूनी ढांचे के अलावा हमें समाज के तौर पर किन बदलावों की जरूरत है? सामाजिक बदलाव। हाँ, मतलब जब बच्चा सुधार गृह से वापस आता है या अपनी सजा पूरी करके लौटता है, तो क्या हमारा समाज, हमारा समुदाय, हमारे आस पड़ोस के लोग उसे खुले दिल से अपनाने के लिए तैयार हैं, या उसे शक की निगाह से ही देखते रहते हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है और शायद उतना ही जरूरी भी। इस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। कानून अपना काम कर सकता है, पर समाज की सोच और स्वीकृति के बिना शायद वो काम अधूरा रह जाए। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।